एवरीवन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिया चौधरी और मैं हूँ आपकी प्यारी ईशू चौधरी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जियो का चैप्टर 2 दैट वाज प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ इको दैट इज poverty as challenge, and if you read it through your NCERT book it will not be able to fix your mind that what is poverty and what are the causes of that, ठीक है। I have also tried but I don't get it because the bookish language is only the booker can read, okay। So today we are going to read, अगर आप रिफ्रेशर भी लेते ना तो अगर आप एक बार ये देख लेंगे ना नोट्स तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो अपन फटाफट देखते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर, ओके। सो हमने पढ़ लिया भाई पॉवर्टी के ये कॉजेज है, पॉवर्टी से ये हुआ था, पॉवर्टी ये, पॉवर्टी वो, पॉवर्टी ए ओ ई, लेकिन हमें पता ही नहीं है भाई कि पॉवर्टी क्या चीज़ है। अब आप में से कई बोलेंगे भाई गरीबी है, ये तो गरीबी लिख के आओगे क्या एग्ज़ाम में? नहीं ना, तो क्या लिखोगे? डैट poverty is what in which people are not able to fulfill their basic needs, ठीक है। अब क्या है? poverty is what in which people are not able to fulfill their basic needs। आप ये भी लिख सकते हैं फिर poverty is the stage in which the poor people are there, but what that stage is? So what is the correct statement that poverty is what in which people are not able to fulfill their basic needs? अब बेसिक नीड्स क्या है? आपने मूवी देखी होगी ना, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान देखी ना, तो बस ऐसे ही समझ लो ये मकान। तो क्या है? रोटी का मतलब क्या हुआ? फूड, वेल्थ, वी कैन से दैट। कपड़ा, क्लोथिंग, ठीक है ना। मकान क्या हुआ? अपने मकान हुआ अपना हाउसिंग बेस, और वी कैन से लिविंग बेस और लिविंग एरिया, लिविंग बेस या हाउसिंग एरिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल यू कैन कॉल दैट, ओके। सो अब आपको क्या करना है? आपने चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज, बट अपने को क्या होता है, सबसे पहले जो चैप्टर का नेम होता है ना वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब पॉवर्टी अपन ने पढ़ लिया, अब ये चैलेंज कैसे है ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। ये चैलेंज कैसे है आपको पता होगा कि एक सेकंड, हाँ, कि ये जो अपना है ना भारत, मतलब मेरा भारत महान, एक सेकंड, ये अपना भारत है जी, ठीक है। तो जो अपना भारत है ना, ये आपको पहले पता होगा कि गोल्डन चिड़िया कहलाता था, ठीक है ना। तो जो ये है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें क्यों है अपने ये, क्योंकि ना अब आप सोचेंगे यार गोल्डन चिड़िया तो कहलाता था, लेकिन क्यों कहलाता था? अब ये बताती हूँ, क्योंकि जब ना भारत है ना, मेरा प्यारा भारत, भारत माता की जय, मतलब आप सब मेरी नानी की जय कर रहे हैं, मेरे मामा का नाम भारत है, थैंक यू यार, है ना। तो भारत माता की जय, ठीक है भाई। लेकिन क्या है, अपने जो भारत है ना, ये पहले नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत डेवलप था। जब शुरू में था ना भारत, तब अपने ये बहुत डेवलप था। अब कैसे डेवलप था ये मैं बताती हूँ आपको। इसके पास क्या है, अपने भारत के पास ना, ये जो अपना भारत है, मेरा भारत महान, तो ये जो अपना भारत है ना, इसके पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, जैसे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर एंड डैट ऑल। सो बिकॉज ऑफ डैट आपको पता होगा कि पहले अपना जो भारत है ना, इसकी शेप ऐसी नहीं थी जैसी अपनी है आज, बट इससे कुछ ज़्यादा अच्छी थी। सो
Basically, what I am going to tell you that India was a very rich country because it was having a very good source of natural resources. क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में जो भी चीज़ होती थी शुरू से नेचुरली होती थी, ठीक है। तो इसलिए गोल्डन पीरियड। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार आ गई, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को सहन नहीं हुआ तो उसने क्या किया, नवाबों से या राजाओं से पैसा ले लेके और अपने देश में भेजते रहे और उन्हें 5-7 एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे देते थे। अब क्या हुआ, अब जो ब्रिटिश सरकार अपने खुद के कंट्री के पास पैसा भेज रही है तो वो भी ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अपने जो स्वतंत्र सेनानी थे ना, उनको ये बात सहन नहीं होनी भी नहीं चाहिए भाई, है ना। स्वतंत्र सेनानी सहन करे क्यों कोई भी, हमारा अपना भारत है यार, ठीक है। तो जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनको सहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने देश को आज़ाद करा लिया अहिंसा से। लेकिन देश को आज़ाद तो करा लिया लेकिन पैसा तो है ही नहीं भाई, गरीब है देश। साथ में पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान चल रहा है, सेकुलर स्टेट्स की माताफोड़ी चल रही है, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े चल रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मोतीलाल नेहरू ने कराची में जाके एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हाथ क्या, और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका रॉ मटेरियल मतलब रॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था इंडिया पे, जिससे क्या है थोड़ी स्थिति सही हो। अब भाई इंडिया को स्वतंत्र तो करा लिया लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या किया, गांधी जी ने भी बोलते थे कि स्वराज होना चाहिए, मतलब है ना, वो जो था वो भी सेंटेंस था जो भी था, है ना। तो वो जो सेंटेंस था वो सबके चढ़ गया है। अब क्या, अब भारत के पास पैसा नहीं था तो पहले क्या किया, स्थिति सही की, फिर पैसा बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, पॉवर्टी चैलेंज क्या है, क्योंकि अपने इंडिया के पास पैसे नहीं है और जो पैसे हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे इंडिया में, ठीक है ना। तो ये क्या है, चैलेंज है कि हम इतने प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं फिर भी कंट्री ओवरकम नहीं हो पा रही। तो ये पॉवर्टी क्या एक चैलेंज है। और हमने 8 मिनट तक यही पढ़ा, अब आगे भी पढ़ लेते, ठीक है। 7.5 मिनट, सॉरी अब देखिए, अब पॉवर्टी हमें पता है क्या है, लेकिन पॉवर्टी हमें पता कैसा चलेगी। अब देखिए, अपने बुक में क्या लिखा होता है कि पॉवर्टी के 2 इंडिकेटर्स है ना, पॉवर्टी एनालिसिस के 2 बेसिस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पॉवर्टी के 4 इंडिकेटर है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो कॉमन इंडिकेटर है ना, वो क्या कहता है कि अगर रूरल एरिया में, समझ लो गाँव के एरिया में अगर कोई फैमिली है, समझ लो 5 जनों की फैमिली है, अब फैमिली 5 जनों की, अब क्या है, अगर हर एक मेंबर हर महीना 816 रुपये कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। लेकिन अगर समझ लीजिए अगर सारे मेंबर्स 816 रुपये कमा रहे हैं तो भी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो गया, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर। लेकिन अगर समझ लीजिए वो फैमिली मेंबर्स या केवल जो उनमें एक कमाने वाला या 2 कमाने वाला, वो मिलके भी अगर 816 से कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। आपने देखा होगा BPL कार्ड, उसका फुल फॉर्म क्या है, बेलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। या इन सबको तो टूथब्रश वगैरह सब बहुत फ्री मिल जाती है यार, ये गलत बात है। चलो अब देखते हैं अर्बन एरिया, मतलब जो शहरी इलाका है उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट ने वैल्यू एस्टिमेट किया है, डेट इज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ। अब ठीक है, गवर्नमेंट ने की है NSS ओके, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल सर्वे सैंपल हो सकता है ऊपर नीचे, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर समझ लीजिए अर्बन एरिया में 5 जन हैं, अब 5 हजार कमा रहे, तो कितना है 5000। अब समझ लीजिए ये 1000 कमा रहा है, ये 850, ये 950, ये
600 और इक्वल 50 रुपये। तो भी क्या है 1000, मतलब अगर टोटल अमाउंट जोड़ेंगे पूरी फैमिली का मिला के तो क्या हुआ अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर पूरी फैमिली में भी अगर कोई एक ही जन अगर 1000 रुपये कमा रहा है तो वो क्या हुआ अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वो भी दोनों ही अबव पॉवर्टी लाइन हुआ। अब समझ लीजिए अगर एक जना सारे जने मिलके भी 1000 रुपये नहीं कमा पा रहे, या फिर एक जना भी 1000 रुपये नहीं कमा रहा जिस पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो क्या हुआ बेलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने एक और चीज़ की है, ये जो कॉमन इंडिकेटर है इनकम और कंजप्शन। इनकम मतलब पैसा, कंजप्शन मतलब कितना उठ रहा है। अब क्या है अगर रूरल एरिया मतलब गांव के एरिया आपने देखे होंगे बहुत बड़ा बड़ा होता है और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो उनके हिसाब से क्या है अगर वो उन लोगों की अगर वो लोग टोटल 2400 कैलोरीज मतलब अगर उनकी बॉडी में जितनी भी कैलोरीज है अगर 2400 कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है, पर मंथ, तो वो क्या है अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर उससे कम हो रही है तो बेलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और अगर अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज बर्न हो रही है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन हुआ। लेकिन अगर उससे कम हो रही है तो बेलो पॉवर्टी लाइन हुआ, और कुछ ज़्यादा ही है तो भी वो अबव पॉवर्टी लाइन हुआ। ठीक है, आप सोचेंगे यार 2400 कैलोरीज हो के भी अगर वो मतलब 2600 कैलोरी और उसके पास फिर भी 816 रुपये वो अगर 600 रुपये कमा रहे केवल तो भी वो अबव पॉवर्टी लाइन हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनकम सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर में क्या है लेवल ऑफ इलिटरेसी, मतलब कितना परिवार एजुकेटेड है, कितने परिवार में जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड है, वो स्कूल जा रहे हैं क्या है, तो वो मैटर करती है। दूसरा क्या है कि प्रॉपर खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, 2 टाइम की रोटी है और जो है वो कितनी है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि कुपोषित तो नहीं है कोई। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, बीमार हो गया बच्चा अब क्या करे, घर पे पट्टी सेके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हेल्थ केयरिंग चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, मतलब हेल्थ केयरिंग चाहिए, डॉक्टर के पास है मतलब हेल्थ केयरिंग चाहिए। तो अब क्या है वो भी नहीं मिलती गाँव में आसानी से, तो क्या करें, वो नहीं होता इनके पास। तो अगर किसी फैमिली में इलिटरेसी मतलब अगर उसमें ना पढ़ाई कम है, अगर वहाँ पे कुपोषित है कोई, अगर वहाँ पे हेल्थ केयरिंग नहीं है, या फिर अगर वहाँ पे ना अच्छा शुद्ध पानी नहीं है, तो वो क्या है बेलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन अगर उनके पास ये सब अच्छे तरीके से है तो क्या है अबव पॉवर्टी लाइन, जैसे मिडिल क्लास पीपल। अब क्या है पॉवर्टी एनालिसिस 2 और है। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या कहलाएगा, ये वो प्रोसेस है जिसमें जैसे हम सामाजिक दल है हमारा। आप समझ लीजिए ये मिडिल क्लास फैमिली एक ग्रुप है, जो एक ग्रुप है वो है मिडिल क्लास फैमिली एंड द बी ग्रुप इज वेरी पुअर पीपल। ओके, so sometimes what happen, the middle class people thinks that the needy people they don't know and they don't need safe drinking water, or they do not need the full nutrition. So what they think that we should fulfill our needs and more than that, so we can exclude them, मतलब हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और वो लोग मान भी जाते हैं। तो क्या है और बाकी सब क्या इंजॉय करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स से। ही क्या है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन आप पढ़ते ही समझ जाइए कि सोशली जो पीपल गवर्नमेंट के बिना मतलब गवर्नमेंट से बिना पूछे अगर कोई सामाजिक दल उन्हें एक्सक्लूड कर रहा है तो वो क्या हुआ, वो भी बेलो पॉवर्टी लाइन हुआ। ठीक है, अब क्या है वल्नरेबिलिटी। अब समझ लीजिए आपके पास मोबाइल है, रिचार्ज है, सब कुछ है, क्या आप पैसे वाले हैं, रिच हैं?
अब आप में से जो स्टूडेंट्स देख देंगे बोलेंगे हाँ भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है, 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, 500 या 50 मिलते हैं, लेकिन या फिर जो चाहिए तो पापा या मम्मी ला के दे देते हैं। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं, इसमें ये बोल रहे हैं कि आप वर्नर है क्या हुआ उसका मतलब? इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स आपकी चाहे कितनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करो, बट आप अभी अर्निंग नहीं कर रहे। अगर आप पढ़ाई करने के बाद भी आपके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है आप, तो आपके पास पैसे कहाँ हैं? आप तो डिपेंडेंट हैं। तो आप क्या है? वर्नर। अब समझ लीजिए कोई फैमिली है, डिज़ास्टर आया, उसमें लोग एक दूसरे से अलग हो गए, तो अब क्या है? उनके पास पैसा नहीं है तो क्या है? दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो क्या है? वर्नर। तो यही क्या लगा? वर्नरेबिलिटी। ठीक है ना? आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी शुरू में शब्द बोलने में, लेकिन हो जाएगा। ठीक है। अब पोवर्टी लाइन पढ़ लिया भाई, लेकिन पोवर्टी लाइन है क्या? ये क्या है? ये वो लाइन है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, इनकम ऑफ वैल्यू, मतलब जो इनकम आती है उस पर डिसाइड किया है कि भाई ये जो लोग कमा रहे हैं पैसा, इनसे इनकी बेसिक नीड्स तो फुल हो रही है, लेकिन ये क्या हम जो एस्टिमेट वैल्यू दे रहे हैं वो उसमें आ रहा है इनका। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पोवर्टी लाइन। अब दूसरा क्या देखता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा जी, 1993 से 19, ये तो अपन पढ़ेंगे 1993 का और 2005 का, ये आप वैसे ही पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता 2011-12 का। अब क्या है? द लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज। दीज सर्वेज आर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया था। अब क्या है जो है ना, ये अमाउंट कौन डिसाइड करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? हर मतलब थोड़े टाइम में पूरी कंट्री का वो करते हैं सर्वे, और देखते हैं कि भाई गरीबी कितनी मिटी, कहाँ मिटी, इतनी ऊपर हुई, इतनी घटी। तो ये क्या है? इतनी ऊपर हुई है ना, तो ये क्या है? डिसाइड करते हैं एक वैल्यू। तो वो क्या कहलाएगी? वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? NSSO। ठीक है। अब दूसरा पेज पढ़ लेते हैं। अरे यार, अब वल्नरेबल ग्रुप। अब ये क्या है? सोशली और इकोनॉमिकली डिवाइडेड है। ये शेड्यूल कास्ट मतलब SC और ST, इकोनॉमिकली रूरल और अर्बन लेबरर्स। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, ये क्या है? ये इसमें बताएंगे कि जिस साल में जो NSSO है उसने सर्वे किया, उस टाइम सबसे पुअर या सबसे रिच कंट्री कौन सी थी, या फिर सबसे अच्छी कंट्री कौन सी जा रही थी। अब पॉवर्टी में अगर आप डालेंगे ना नेट पे, तो उसमें क्या अलग अलग आएगा, क्योंकि पॉवर्टी के क्राइटेरिया कि पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन में गरीब है, या फिर क्लोथिंग में, या फिर किसी बेसिक फैसिलिटी में, या फिर इकोनॉमिकली, तो इस हिसाब से है। बट इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिकली हमें पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिकली क्या है? जब 2014 में NSSO ने सर्वे किया, तब उन्होंने पाया कि जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा ना, ये लीजिए जी बार ग्राफ है ना, जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा है ना, ये सबसे पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया की। ठीक है, बाकी सब याद मत करना, तो पूरा स्टेट याद कर लेना केवल। अब क्या है? रूरल और अर्बन पॉवर्टी कहाँ पे हाई थी? सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और ओडिशा गरीब थे, और कौन कौन सी थी? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। और मतलब इंडिया की कौन कौन सी स्टेट ने के अंतर्गत वो पॉवर्टी लाइन डिक्रीज हुई? केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। इसका क्या आपको एक वो बनाना होगा ट्रिक याद करने का। कैसे करोगे? छत्तीसगढ़ और ओडिशा करना दो। ये छोड़ी
है ना गाना, छोरा छोरी जब चने के खेत में, छोरा छोरी चने के खेत में। अब क्या है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या सुनाओगे? छोड़ी माँ र, तो छोड़ी महार तार, तो ऐसा बना लेना, ठीक है। है ना। अब दूसरा क्या है, कहाँ कहाँ हुई? केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। अब इसको कैसे याद रखोगे? याद करो, केरम, कैरम, कैरमश, कैरमशद्रा, डू, गु, वे, कैरमाशु, कैरमाशद्रा, डू, डुगू, डुगुस्टे, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के ट्रेंडिशनली सक्सीड किया उन्होंने कि वो जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वहाँ की, उसके चक्कर में उन्होंने स्टेट में पॉवर्टी डिक्लाइन की है, पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन है। अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, इंडिया का अपने को पता है भाई, एनालिसिस कर लेगा, लेकिन अपने को पूरे देश का थोड़ा पता है। पूरे देश में कौन करेगा? पूरे देश में करेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एक वो बैंक है जो डिसाइड करता है कि उसने जो मतलब पैसे दिए थे, ठीक है, उसने जो वैल्यू एस्टिमेट की है, वो उसके जो वैल्यू एस्टिमेटेड है वो जब सर्वे करे तब कौन सी कंट्री उतना कमा रही है, और वो जो कमा रही है ना, वो भी वो लोग वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है कंट्रीज़ को, और वो जब उनको यूज़ लेना हो तब वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ग्लोबल बैंक ने डिसाइड क्या किया है, एस्टिमेट वैल्यू $1.90 कि कोई कंट्री, सॉरी $1.0 मिलियन, है ना, है ना, ये डिसाइड किया इसने। अरे ये डिसाइड कर रखा है इसने। अब क्या, अगर कोई कंट्री समझ लीजिए अगर $1.90 मिलियन से कम कमा रही है, कम इनकम है, तो वो क्या है, पुअर कंट्री, और अगर कोई उससे ज़्यादा तो वो हायर कंट्री, मतलब रिच कंट्री। अब क्या है, वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि हर आदमी, हर कंट्री का अगर $1 प्रतिदिन कमा रहा है तो वो क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर। हर दिन का बोला है मैंने, महीने का नहीं, महीने का तो 816 और 1000 ही था, ठीक है ना, है ना। अब क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसके हिसाब से जो चाइना है ना, वो क्या है, सबसे हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसने क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे इतना इन्वेस्ट किया है कि वो इतनी रिच हो चुकी है ना। लेकिन इंडिया क्या ह्यूमन रिसोर्स पे इतना मतलब काम नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिया अभी भी थोड़ा कम पे ही है, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने आपको सब कुछ समझाया है अभी, है ना। और क्या है, जो सहारन अफ्रीका है ना, वहाँ पे क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई है, मतलब गरीब, वो और गरीब हो गई कंट्री, क्योंकि क्या वहाँ पे ना ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ गए ना आप, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन एंड डेट ऑल, ठीक है। अब दूसरा क्या बताया इसमें कि हाँ, जो ऐसी एक कंट्री का नाम बताइए जो जिसने पूरी तरह पॉवर्टी को ओवरकम कर लिया है, तो वो कौन सी है, रशिया, ठीक है। आपने गाना सुना है ना,
मेरा जूता है जापानी, मेरी टोपी पतलू, पता नहीं कौन सा गाना है, याद नहीं आ रहा, बट वो मूवी फ्लॉप हुई थी, बता दूँ। अब कॉज क्या पॉवर्टी के, एक तो जो ब्रिटिश रूल के चक्कर में अपने पास पैसा नहीं था, एक जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश का ख़त्म हुआ तो क्या लोगों ने वेस्टर्न क्लोथिंग स्टार्ट की। वेस्टर्न क्लोथिंग मतलब जीन्स कट वगैरह। सबने सोचा यार कौन साड़ी का झमेला लेगा, इससे बढ़िया अपन सूट पजामे वगैरह पहनो। तो क्या है, इसके चक्कर में उन्होंने सोचा भाई धूप बत्ती लकड़ी की जगह अपन तो वो लिया प्लास्टिक की 5 रुपये की। सोचा कैंडल बड़ी इतनी बड़ी लाएंगे, इससे बढ़िया 5 रुपये का फ्लोटिंग दिया लिया। छतरी की जगह हैट पहन लो, ठीक है। तो क्या है, जो अपने ट्रेडिशनल अपने इंडिया किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ इतनी बारीकी से पत्थर से चुनाई करते थे लोग, वो ख़त्म हो गया। तो अब क्या है, जो लेबरर्स है वो तो उनके पास काम धंधा नहीं बचा। अब अगर लोग ख़रीदेंगे ही नहीं वो चीज़ें तो दुकान तो ऑब्वियसली बंद होगी। और बंद होके वो क्या है कि उन्हीं चीज़ों का काम करेंगे जहाँ जो पीपल को इंटरेस्टेड है। तो क्या है, लेबरर्स के पास काम नहीं बचा। अब गाँव में सर्वाइव करने के लिए काम वो तो चाहिए ना, पैसा। तब क्या करे, तो उन्होंने क्या किया, अर्बन एरिया में आके वो जो काम होता था ना ये टोपी वगैरह का, उसमें जुड़ गए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइनमेंट हुआ। अनइक्वल एंड रेगुलर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब कभी तो सक्सेस अच्छी मिल जाती, कभी कम मिलती, कभी इतनी ज़्यादा मिल जाती, कभी इतनी कम मिलती। तो वो हो गया, ठीक है। अब क्या है, इंडस्ट्रीज़ में 600 जने चाहिए, उनके पास पैसा नहीं, इंडस्ट्री वालों के पास 300 जने रख रहे हैं। उनको बोल रहे डबल शिफ्ट में काम करो, तुम रात को भी काम करो, तुम इतना ज़्यादा काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो यार इंसान है, ये कोल्लू का बैल है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। वो भी एक टाइम में थकता है, उसे भी खाना पीना चाहिए होता है, उसे भी प्रॉपर नींद चाहिए होती है। तो वो नहीं है जो जो मिल रहा है उसमें जेंडर इनइक्वलिशन हो रहा है कि भाई लड़की है, लड़की से चाहे कितने काम करवा लें लेकिन पैसा कम देंगे। आदमी है उसको पैसा ज़्यादा दे देंगे, पैसा तो उतना देंगे मतलब जितना होना चाहिए, और ना लेकिन उससे भी कोलों के बैल की तरह काम करवा लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पैसा है नहीं लेकिन हम काम करवाएंगे आपसे। तो अब जिनके जो 300 लोग और चाहिए वो कहाँ जाए, ठीक है। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, मैंने अभी आपको बताया कि लड़का लड़की में भेद होना कि भाई पैसे कम पैसे ज़्यादा, सिक्योरिटी एंड डेट ऑल। अब क्या है, अपने इंडियंस पैसा बोरो करने में बहुत विश्वास रखते हैं। पैसा बोरो करके क्या है, वो लोग चाहते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाए लो इंटरेस्ट पे और हम लोग खुद काम कर ले। लेकिन यार तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम काम कैसे करोगे और जिससे लिया उसको चुकाओगे कैसे। मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप कभी भी ना लें ऐसी चीज़ें, ठीक है। ऐसा हमारी मैम ने बोला था, ठीक है। अब चैलेंजेस अहेड, अब चैलेंजेस क्या आते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन करना है, गरीबी हटानी है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचानी है, एजुकेशन देनी है, जॉब सिक्योरिटीज़ चाहिए। आदमी औरत सबका किडनैप होता है यार, सबको गोली लग सकती है, सबके किसी न तो किसी के साथ दुश्मनी होती है। तो सिक्योरिटी तो यही ना है ना, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, लड़के लड़के में भेद नहीं होना चाहिए, और ना पुअर को सारी फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए क्या किया सरकार ने, 2 प्लान जोड़ दिए। अब क्या प्लान जोड़े, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि भाई सबसे पहले क्या किया जाए, इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ाई जाए। अब वो कैसे बढ़ेगी, जब लोगों के पास लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलेगा, लोन मिलने से वो बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस मिलने से सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होने से वो बाकियों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, ठीक है। अब क्या है, टारगेटेड एंटी प्रोग्रामर्स। अब इसमें क्या हुआ
इसका मतलब क्या है कि जो हाँ, कि जो लोग हैं ना, जो स्टेट गरीब है उसमें क्या क्या ये देखा भाई, ये तो गरीब है तो इसमें क्या है, प्रोग्राम्स करो, इसमें चीज़ें लॉन्च करो जिससे क्या है, लोग आकर्षित हो, लोग खरीदे तो इकोनॉमिकली भी ग्रोथमेंट हो जाएगा और लोगों के पास काम भी हो जाएगा, गरीब नहीं रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, प्रोग्राम्स लॉन्च किए, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1993 से 2005 तक जितने भी मूवमेंट हुए उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि काफ़ी सारे मूवमेंट्स अभी हो भी रहे हैं और कई ख़त्म भी हो चुके हैं और कई अभी भी चल रहे हैं, कई लॉन्च भी हो रहे हैं। लेकिन हमें जो NCERT CBSE बुक है उसमें 1993 to 2005 का डाटा प्रोवाइडेड है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि उतना ही एग्ज़ाम में हमें पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं भी आपको बता दूं कि मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग ये देख के मत चल जाना फटाफट। अब क्या है, ये प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ था कि हम अब क्या है, रूरल एरिया और छोटे टाउन्स में क्या है ना, इंडस्ट्रीज़ है नहीं, जो है वो अच्छे से पैसे दे नहीं रही, तो जो यूथ एजुकेटेड है, मतलब जो लोग जो युवान वो है पैसे वो है पढ़े लिखे, उनके पास पैसे ही नहीं है या फिर उनके पास काम धंधा ही नहीं है, तो फिर वो लोग अपने परिवार को कैसे संभालें। तो उनको क्या है, उनको ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई कि ना मतलब लो इंटरेस्ट पे लोन दिया गया, जिससे क्या है वो लोग खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हों, खुद के पास धंधा हो, मतलब धंधे का मतलब है खुद के पास काम हो और वो दूसरों को भी जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सके, मतलब जॉब फैसिलिटीज़ दे सके। मैंने बोला जॉब फैसिलिटीज़ दे सके। ठीक है, दूसरा क्या है, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, डेट वाज आफ्टर 2 years, डेट वाज 1995। अब क्या है, ये हुआ था वही रूरल एरियाज़ में कि ना भाई ये प्रोग्राम स्टार्ट करो तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डेट वॉज आफ्टर 4 years, 1999। I have calculated from 1995 to 1999 and from 1993 to 1999 because one program is launched between then, that is 1995 program, rural employment generation program। अब ये वाला क्या है, ये वाला बहुत important है। इसमें क्या है, इसमें it was started to bring poor family above poverty line by organizing self-help group with the help of bank credit and government subsidy। अब क्या हुआ, अब क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, जितना भी पैसा उनके पास होता था, मतलब जो वो लोग दे सकते थे पैसा, है ना, मतलब जो पैसा उनके पास आता था लोगों के पास, है ना, तो वो क्या सोचते यार इस पर थोड़ा और पैसा मिल जाए, तो वो क्या करते, वो सारा पैसा गवर्नमेंट में जमा करवाते। तो गवर्नमेंट ने एक अर्बन एरिया में एक बैंक में अपना खाता खुलवा लिया जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और आप लोग मत सोचना भाई हम बैंक जाएंगे तो हम भी खुलवा लेंगे। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या किया उन लोगों ने इसमें स्टार्ट किया कि ना गवर्नमेंट ने उसमें जो पैसे वो लोग देते थे उससे जमा करवाया, और वो कुछ साल, मतलब 1 आध साल में जो थोड़ा बहुत उस पर इंटरेस्ट मिलता था वो दोनों पैसा जब वो लोग वो लेना जाएं तब वो ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो क्या है, इससे ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो क्या सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करें, जिससे क्या हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले तो हम हमारे परिवार को और अच्छे से पाल सकेंगे, मतलब हम हमारे सारे बेसिक नीड्स यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइडेड हो गई। अब दूसरी क्या है, ये प्रधानमंत्री ग्राम दयान योजना, जो क्या हुई 1 साल बाद दी हो गई 2000 में। मेरी मम्मी की शादी हुई थी 1999 में, 2000 में तो ये अप्लाई भी हो गई। देखा मेरी मम्मी की शादी कितनी लगी रही आप लोगों के लिए, जो भी देख रहे हैं। तो ये क्या, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि जिससे बेसिक सर्विसेज और अच्छी सर्विसेज, मतलब जो नॉर्मल
मतलब जो चीज़ चाहिए थी, नॉर्मल नहीं, मैंने बोला ना, जो चीज़ चाहिए होती थी उसकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई। जैसे 6ठी क्लास तक की पढ़ाई, मतलब प्राइमरी एजुकेशन पढ़ ली मैंने। प्राइमरी हेल्थ मतलब जो लोगों को खांसी वगैरह हो जाती है, तो मतलब जो चाहिए होती है ना हल्की फुल्की डॉक्टरी, वो दे दी वहाँ पे। एजुकेशन, अच्छी खासी एजुकेशन पहुँचा दी। रोटी कपड़ा मकान आ गया ना, कपड़ा शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी। अंत्योदय अन्न योजना जो क्या है, ये भी 2000 में ही लॉन्च हुई। इसमें क्या है, अच्छा जो फूड न्यूट्रिशन था, मतलब जो अच्छा खाना या अच्छे खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी वो भी प्रोवाइड करवाई गई वहाँ पे। ये नहीं कि भाई जिसको जितना चाहिए 15-20 किलो वो उठा लिया, नहीं, सबको एक क्वांटिटी में मिलता था। लेकिन क्या है, वो लोग उसको आगे जैसे बढ़वा के और ले सकते थे। मतलब जैसे इस महीने का 10 किलो है सबके, भाई 10-10 किलो ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई 10 किलो अभी लिया, जैसे 5 किलो अभी ले लिया, फिर अगले महीने 10 किलो का जो होगा उसके साथ वो 5 किलो भी जुड़वा ले, तो 15 किलो हो गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट 2005 जो नरेगा और मैग्नेरगा में हुई थी। इसने क्या है, इस एक्ट ने प्रोवाइड करवाया 100 दिन का फिक्स एम्प्लॉयमेंट, मतलब 100 दिन का हर दिन, प्रत्येक दिन का, हर दिन मतलब 100 दिन तक टोटल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल जॉब, मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड करवाया हर साल। और हर रूरल मतलब हर गांव के हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में। और ये और फिर बाद में ये 600 डिस्ट्रिक्ट तक पड़ा था। और 1/3 पार्ट इसका जो है ना, वो जो 1/4 पार्ट होता था जॉब का, वो किसके लिए रिजर्व करते थे, औरतों के लिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको लगा होगा मैं 2-3 बार बीच में बात ले ली, लेकिन वो मेरी आदत है, ठीक है ना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया, केवल 7 स्लाइड मैंने आपको 38 मिनट में समझाई है यार। कुछ तो शर्म लिहाज करो, एक लाइक ही कर दो यार, प्लीज़ शर्म करो। मैं इतना पढ़ाती हूँ यार आप लोगों को, खुद 9th की स्टूडेंट हो गया। चलिए जी, बाय, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।